नमस्कार बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं पाठ 10 अकबर का युग। आपने देखा है 1556 से 1605 तक कैसे अकबर शासन करता है। बच्चों, हमने देखा कि किस तरह से अकबर हिमू को पराजित करता है। हिमू को पराजित करने के पश्चात वो दिल्ली का बादशाह बनता है। फिर इसके बाद उसने जो है कि आगे आप देखते हैं कि उसका साम्राज्य विस्तार कैसे करता है। वो जो भी शासक उसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है उनको कहता है बहुत अच्छा, आप आ जाइए हमारे सेना हमारी तरफ, वरना आपको हम क्या करेंगे, युद्ध करवा के हारेंगे। और यही उसने जो है राणा प्रताप के साथ किया। राणा प्रताप को जो है पराजित किया और राणा प्रताप को जाकर अपना साम्राज्य छोड़कर जंगलों में निवास करना पड़ा। ये स्थिति उसने बना दी। इसके बाद हम उसके देखिए ये चित्र में किस तरह से बेहतर तरीके से समझाया हुआ है कि वो अपने युद्ध को कैसे आगे बढ़ाता है। फिर आप बच्चों आपने देखा होगा कि उसने जो है कि अहमदाबाद की शासिका जिनका नाम चांद बीबी नाम रहता है उसको पराजित करता है और अहमदनगर का कुछ भाग जीत लेता है। फिर इसके बाद वो चलता है आगे गोंडवाना मध्य प्रदेश। इसमें एक शासिका रहती है दुर्गावती, वो बड़ी वीरांगना रहती हैं, खूब युद्ध करती हैं अकबर से, लेकिन फिर भी पराजित हो जाती हैं और उनका क्षेत्र जो है मुगल साम्राज्य में शामिल हो जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि शत्रु और मित्र की जो नीति कभी जो है कौटिल्य ने भारतीय राजनीति में स्थापित की थी, उसे ही लेकर अकबर आगे बढ़ता है कि जो मित्र है उसे अपने साथ शामिल करिए और उसे ऊंचे पद दीजिए, उसे सेनापति बनाइए, उसे प्रमुख पद दीजिए और शासन में उसका जो है कि महत्वपूर्ण जो है कि योगदान होगा। जबकि कोई शत्रु है तो उसको आप युद्ध करिए, उसको पराजित करिए और दौड़ा के मारिए, यही दो काम था उनका। तो इसके बाद जो है कि अकबर का आपने देखा साम्राज्य कितना विस्तृत था। फिर आपने देखा कि शासन व्यवस्था कैसे थी, कि अकबर ने किस तरह से, जैसे शेर शाह सूरी ने जैसी व्यवस्था स्थापित की थी प्रशासन की, उसी तरह की व्यवस्था अकबर अपने जो है कि साम्राज्य में लेके आता है और शासन का संचालन करता है। तो अकबर जिस तरह की व्यवस्था लेके आता है उसमें केंद्र, प्रांत, फिर जिला, परगना, गांव में जो है प्रशासनिक व्यवस्था विभाजित रहती है। फिर एक नई व्यवस्था लेके आता है मनसबदारी व्यवस्था। मनसब का अर्थ होता है पद या स्थिति। पद या स्थिति का मतलब होता है कि जो भी व्यक्ति जितना ऊंचा पद धारण करेगा उसी के हिसाब से उसका वेतन होगा, उसी के हिसाब से उसके अधिकार होंगे और उसी के हिसाब से उसका दायित्व होंगे। तो इस तरह से मनसबदारों की नियुक्ति की गई। आपने देखा कि सबसे छोटा मनसब जो है वो 10 का होता था, सबसे बड़ा मनसबदार जो है वो 10,000 का होता था। तो बादशाह ही मनसबदारों को नियुक्त करता था ताकि वो जो है अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखें, वहाँ कानून व्यवस्था अच्छी रहे और वहाँ से राजस्व प्राप्त करके वो अपना जो है वेतन प्राप्त करें और अपने सैनिकों को वेतन दें, अपने अधिकारियों को वेतन दें। और जहाँ भी उनकी नियुक्ति हो, जिस भी प्रांत में या जिस भी पद पर, उसे व्यवस्थित रूप से वो क्या है संचालित करें। तो इस तरह से आप आगे बढ़ते हैं। फिर देखते हैं कि अकबर का वित्तीय प्रबंधन किस तरह से था, अकबर के जो है आय के कौन कौन स्रोत थे, ये ताकि मुगल शासकीय जो खजाना था वो भरा रहा। उसमें जो है कि भूमि लगान व्यवस्था थी, कितना बेहतर तरीके से उसने लगान का निर्धारण किया। फिर व्यापार से वो बहुत अच्छा कर प्राप्त करता था। फिर आप देखें कृषि एवं भू राजस्व प्रबंधन। कृषि के क्षेत्र में हम देखें राजा टोडरमल आए। तो राजा टोडरमल ने जो है कि एक धसाला नामक पद्धति स्टार्ट की, जो उस समय की सबसे आधुनिक जो है कि राजस्व का संग्रहण करने की सबसे आधुनिक जो है पद्धति थी। और ऐसा आप देखेंगे कि बाद के शासकों ने भी उसको अपनाया। तो इस तरह से धीरे धीरे अकबर अपना जो है कि साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए कृषि से संबंधित सुधार करता है, राजस्व से संबंधित सुधार करता है, पैमाइश करवाता है। तो एक बेहतर वह अर्थव्यवस्था का निर्माण कर लेता है। और अर्थव्यवस्था जब तक आपकी कहते हैं ना आपके हाथ में पैसा होगा तो आपके हाथ में पावर होगी। अगर आपके हाथ में पैसा नहीं है तो आपके हाथ में पावर नहीं है। तो अकबर के पास जो है कि पैसा खूब था या उसका खजाना हमेशा भरा रहता था। तो इसलिए जहाँ भी उसको सेना की ज़रूरत 10 होती थी वहाँ 20 को भेजता था कि जाओ इसको जो है पराजित करके आओ। तो इस तरह से उसने अपने साम्राज्य को संगठित किया। अब देखते हैं अकबर के समय की सामाजिक व्यवस्था कैसे थी। तो देखिए हेडिंग है सामाजिक सामंजस्य के प्रयास की अकबर। साहित्य बच्चों, आज हम देखेंगे साहित्य बच्चों, आज हम बच्चों देखेंगे साहित्य में अकबर सदैव विद्वानों से विचार विमर्श करता था। जब वो विद्वानों के बीच रहेगा, आप सोचिए कि जो भी शासक विद्वानों के बीच रहेगा या विचारकों के बीच रहेगा तो उसका क्या होगा कि
उसका दृष्टिकोण कितना बढ़ जाएगा, वो कितना अच्छा सोचेगा किसी समाज के प्रति या लोगों के प्रति, वो लोगों के दुखों को समझेगा, वो लोगों की जो है समस्याओं को समझेगा। अगर आप जाके, और कई बार अकबर ये स्वयं खुद जो है कि कई बार मंडी में चला जाता था, कई बार सैनिकों के बीच में चला जाता था, तो उनके कष्टों को वो समझता था कि अच्छा क्या जो इनकी समस्याएं हैं क्या, तो उनको दूर करने का प्रयास करता था। तो अकबर इस तरह का शासक था। इस समय की राजभाषा फारसी थी, अकबर के समय की राजभाषा फारसी थी। इस समय अबुल फजल, फैजी, बदायूनी उच्च कोटि के लेखक तथा साहित्यकार थे। अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की। अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की, जो उस समय का सबसे बेहतर ग्रंथ है, और आज भी उसके जितने भी अकबर के समय में जो उपलब्धियां हैं, जो भी आर्थिक सुधार है, राजनीतिक सुधार है, सब कुछ आपको अबुल फजल के अकबरनामा में मिलता है। वो एक समझिए कि इतना ऐतिहासिक ग्रंथ है कि उसके बिना अकबर के जीवन पर जो प्रकाश पड़ सकता था वो नहीं पड़ संभव नहीं था। लेकिन अबुल फजल ने इस तरह की पुस्तक लिखी। महाभारत तथा रामायण का फारसी में अनुवाद किया गया कि भाई रामायण को भी मुस्लिम पढ़ें। ये अकबर चाहता था कि मुस्लिम रामायण पढ़ें, फारसी पढ़ें, उनको जानें कि किस तरह से जो है हिंदू समाज आगे बढ़ा, किस तरह से हिंदू समाज में रीति रिवाज क्या है, उनकी प्रथाएं क्या हैं, उनकी परंपराएं क्या हैं, उनका खान पान क्या है, ये सब मुस्लिम समझें और उनके साथ समन्वय करें। अब्दुल रहीम खान खाना ने हिंदी में लिखे दोहे आज भी लोकप्रिय हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना भी इसी काल में की, और रामचरितमानस की रचना भी किसने, गोस्वामी तुलसीदास ने इन्हीं के काल में की। इस समय हमारे देश में कागज पर लिखने का कार्य आरंभ हो गया था, मतलब कागज पर लिखने का कार्य आरंभ हो गया था। यद्यपि इसकी शुरुआत चीन में हुई, मतलब सबसे पहले कागज का निर्माण कहाँ हुआ, चाइना में हुआ, फिर इसके बाद धीरे धीरे प्रसारित होकर भारत में आया। प्रमुख संगीतकार तानसेन अकबर के प्रमुख दरबारियों में थे। बताया जाता है कि तानसेन जब गाता था तो अकबर इतना मंत्रमुग्ध हो जाता था कि कई बार वो बिना पढ़े किसी आदेश को साइन कर देता था, इतना मंत्रमुग्ध हो जाता था। तो तानसेन उस समय का माना जाता है, अबुल फजल कहता है कि सबसे उस समय का सर्वश्रेष्ठ जो है कि संगीतकार था। और भी जानिए अकबर के नवरत्न। अकबर के नवरत्न में जो है कि 9 लोग शामिल थे, तो इनके बारे में देखते हैं। सामान्य रूप से रत्न पत्थर का टुकड़ा होता है, लेकिन अपनी विशिष्ट पहचान के कारण कुछ पत्थरों को रत्न का दर्जा मिलता है। अकबर ने भी ऐसे विशिष्ट गुणों वाले प्रतिभावान एवं बुद्धिजीवी व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें अपने दरबार में नवरत्न की उपाधि दी। मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुमाम, अब्दुल रहीम खान खाना, अबुल फजल, तानसेन, राजा मान सिंह, राजा टोडरमल, फैजी एवं राजा बीरबल उसके दरबार के नवरत्न थे। नवरत्नों का यही काम था कि वो जो भी कार्य करता था इनसे सलाह मशविरा करके करता था। साहित्य के क्षेत्र में अगर सलाह मशविरा करना हो तो वह फैजी अबुल फजल को जो है ढूंढता था। अगर हिंदुओं को जो है कि अपने पक्ष में करना है या हिंदुओं के संबंध में कुछ राय मशविरा लेना है तो बीरबल को पकड़ता था, मानसिंह को पकड़ता था कि आप बताओ क्या करें। तो इस तरह के उसने कार्य किए, इस तरह से उसने अपने शासन का संचालन किया। कला। अकबर ने आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी नामक नगर का निर्माण कराया और इसे कुछ वर्षों के लिए अपनी राजधानी बनाया। इस नगर में उसने भव्य इमारतों का निर्माण करवाया। अकबर ने फतेहपुर सीकरी का ऐसा भव्य निर्माण करवाया है, आप जाकर देख के आइए, इतना सुंदर सुंदर आपको भवन देखने को मिलेगा, लगेगा कि क्या जो है कि भवन उसने निर्माण करवाया था। तो देखिए इसमें नीचे दिए गए चित्रों को देखकर इन इमारतों के बारे में जानिए। देखिए फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा बनवाया गया जोधाबाई महल। अकबर ने जोधाबाई के रहने के लिए एक अलग से महल बनवाया और यहीं पर जो है कि हिंदुओं की पूजा पाठ रीति रिवाज सारी चीज़ें जो है जोधाबाई करती थी, जबकि वो मुस्लिमों के बीच रहती थी। फिर भी अकबर ने इतनी स्वतंत्रता दी हुई थी। हवा लेने के लिए बनाया गया 5 मंजिला वाला पंचमहल फतेहपुर सीकरी में। आप देखिए फतेहपुर सीकरी में 5 मंजिला भवन बनाया था कि अकबर को जब जो है कि गर्मी लगती थी तो वो इन हवाओं में इन जो है मंजिलों पर चढ़ता था और ताकि वहाँ से बहुत सुंदर हवा आती थी और जो है कि आनंद लेता था। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि आगरा के लाल किले में स्थित दीवान आम जहाँ पर जो है कि अपने मंत्रियों से लेकर वो विचार विमर्श करता था।
वहाँ पर जो है कि किसी की फरियाद सुनी जाती थी कि भाई आपका क्या समस्या है, गरीब किसानों की समस्या सुनी जाती थी, कोई पीड़ित है उसकी समस्या सुनी जाती थी, किसी महिला की समस्या उसकी समस्याएं सुनी जाती थी। आगरा के किले में स्थित दीवान ए खास मतलब होता है कि वो बहुत ही जो क्लोज उसके मंत्री होते, जैसे नवरत्न होते थे, उनसे जब चर्चाएं करता था वो दीवान ए खास में चर्चा करता था कि भाई ये जो है कि हमारे सबसे खासम खास है और ये जो हमें सलाह देते हैं कि इसी पर हम अपना नीति या निर्णय डन कर देंगे। फिर देखिए, अकबर अपने दीवान ए आम में राज्य के लोगों से मुलाकात करता था तथा दीवान ए खास में अपने मंत्रियों से शासन संबंधी मंत्रणा करता था। आगे देखिए, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी, इसे अकबर ने अपनी गुजरात विजय स्मारक के रूप में बनवाया था। आप देखेंगे इतना ऊंचा जो है कि दरवाज़ा बनवाया है, बुलंद दरवाज़ा आज भी, और लकड़ी का बना हुआ है, इतना भव्य लगता है, इतना सुंदर लगता है कि जैसे जो है महल खड़ा हुआ है। आप कभी जाइए देखिए, बहुत, हम तो देख के हैं, बहुत सुंदर है। फिर इसके बाद शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सिकरी, अकबर द्वारा निर्मित किंतु जहांगीर द्वारा संगमरमर की इमारत में परिवर्तित। आप जाएंगे तो वहाँ शेख सलीम चिश्ती की दरगाह बनाया हुआ है और इसी चिश्ती के नाम पर जो है जहांगीर का नाम पहले सलीम ही रखा गया था। जयपुर में भी हवा लेने के लिए पंचमहल की तरह एक इमारत है, उसका नाम बताइए। आपको क्या नाम है? हवा महल है, हवा महल है, ये नाम है कि नहीं, नाम सुने हो? तो ऐसी इमारत वहाँ पर भी है, जयपुर में भी बनाई गई है। तो ये देखिए आगे और कुछ शब्दावलियाँ हैं, आप देख लीजिए। तो इबादत खाना आपने देखा, प्रार्थना गृह था। इबादत खाने मतलब प्रार्थना गृह, जहाँ इबादत लोग करते हैं, इबादत मतलब जहाँ प्रार्थना करते हैं। पंचतंत्र, ये नीति कथाओं की पुस्तक थी। नीति कथा मतलब जो है कि किस तरह की नीतियाँ बनाई जाएँ, जैसे बहुत अच्छी नीतियाँ, नीतिकार होते हैं ना, तो उन्होंने ये पुस्तक पंचतंत्र लिखी थी। और संरक्षक, नाबालिग की देखभाल के लिए नियुक्त व्यक्ति। संरक्षक होता था दीन ए इलाही, अकबर द्वारा चलाया गया धार्मिक मार्ग दीन ए इलाही की रूपरेखा में सभी धर्मों के मूल तत्वों को समाहित किया गया था। कि मतलब कुछ हिंदू से लिया गया, कुछ जैन से लिया, कुछ बौद्ध से, कुछ इस्लाम धर्म के जो भी अच्छे अच्छे तत्व थे उनको संग्रहित कर एक नया जो धार्मिक स्वरूप बनाया गया जिसका नाम दीन ए इलाही था। तो इस तरह से बच्चों हम देखते हैं कि अकबर एक ऐसा शासक मध्यकाल में आया जिसने पूरे भारतवर्ष को प्रभावित किया और पूरे भारतवर्ष के लोगों को जो है प्रभावित किया। तो आप देखेंगे कि अकबर के, अशोक के बाद अकबर का ही स्थान आता है और हमेशा जो भी शासक बनना चाहता है वो कहता है कि हमें अकबर जैसा शासक बनना है। कितना कल्याणकारी शासक था, उसकी धार्मिक नीति, उसकी शासकीय नीति, हर तरह से वो अपने आप में उत्कृष्ट था। तो बच्चों हम प्रश्नोत्तर आपको बाद में लिखवा देंगे, फिर इसके जो भी ये प्रोजेक्ट वर्क है, गतिविधियाँ हैं, इन सबको करवा देंगे। नमस्कार।